नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। गाइस, माई सेल्फ उपासना सरीन। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल थिंग्स के बारे में देखेंगे, जो कि हम लोगों के यूपीएससी के एग्ज़ाम में जीएस फर्स्ट के पेपर में बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का सेक्शन है। जीएस 2 की बात करें तो इट कम्स अंडर लाइक इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस 3 की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर है, और जीएस 4 की बात करें तो इथिक्स के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और प्लीज़ गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और इसी के साथ साथ इस वीडियो में आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिससे जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को भी जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उन बच्चों को भी ये वीडियो दिख सके, एंड दे विल ऑल्सो गेट द हेल्प एंड गेट डायरेक्टेड बाय दिस वीडियो। और गाइस प्लीज़, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कर भला सो हो भला ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम आज जो इस वीडियो में मैं बताऊंगी, नेहरू इरा के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। प्लीज गाइस, इस लेक्चर को ध्यान से देखना, और इस लेक्चर में मैं नेहरू जी के इरा की बात करूंगी। तो नेहरू जी का मल्टी डायमेंशन एस्पेक्ट पे बात करती हूँ, ठीक है। मल्टी डायमेंशन एस्पेक्ट का मतलब है कि नेहरू जी का जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे। नेहरू जी का आइडियलिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइडियलिज्म प्रोस्पेक्टिव कैसा है, ठीक है। नेहरू जी का रियलिज्म प्रोस्पेक्टिव देखेंगे। अब जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या जिस बच्चे ने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, तो वो बच्चा समझ जाएगा आइडियलिज्म और रियलिज्म मैं क्या कह रही हूँ। और अगर कोई बच्चा नया है तो भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हम देखेंगे नेहरू जी का इकोनॉमिक व्यू, ठीक है, नेहरू जी का सोशलिस्टिक व्यू। नेहरू जी का सोशलिस्टिक व्यू के बाद हम लोग देखेंगे, एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द फाइनल फॉरेन अफेयर, ओके, फॉरेन अफेयर। सो गाइज प्लीज आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके मेंस के पेपर के साथ साथ आप लोगों के इंटरव्यू एस्पेक्ट से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो गाइज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेहरू इरा, नेहरू इरा की बात करूँ तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, इकोनॉमिक व्यू और सोशल व्यू ऑफ फॉरेन अफेयर। हालांकि ये काफ़ी बड़ा लेक्चर बन जाएगा, तो इस लेक्चर में जो मैं बात करूँगी वो मैं बात करती हूँ सबसे पहले आइडियलिज्म और रियलिज्म के बारे में, ठीक है, जिससे आपको एक एस्पेक्ट मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और आपका फॉरेन अफेयर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक और रेस्ट कंक्लूजन की बात करूंगी, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडियलिज्म की। सो आइडियलिज्म का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म। कहते हैं ना आइडल्स, आदर्श। तो जो हमारे नेहरू जी थे, हमारे नेहरू जी का जो प्रोस्पेक्ट था, हालांकि ये कहा जाता है, ये बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि नेहरू जी वॉज अ गुड प्लानर बट ही वॉज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ही वॉज अ गुड प्लानर, नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है कि भाई उन्होंने प्लानिंग तो बहुत करी, उन्होंने फॉरेन अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रियलिज्म के बारे में, आइडियलिज्म के बारे में, या सोशलिस्टिक व्यू के बारे में, या आइडियलिस्टिक व्यू के बारे में उन्होंने काफ़ी प्लानिंग की, काफ़ी बात करी, परंतु उसका एग्जीक्यूशन, दैट एग्जीक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, दैट एग्जीक्यूशन इज एट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो सबसे पहले हम बात करें आइडियलिस्ट। तो आइडियलिस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा,
ठीक है, when the constitution was being to be framed, it was a question that what will be the objective of that constitution. Okay, and you must remember, if you read about the polity, on 13 December 1946, the Pandit Jawaharlal Nehru, he proposed the objective resolution, and the objective resolution talks about the sovereignty, socialism, secular, democratic republic. Okay, so these are the idealistic view. But if we are talking about the policy of Nehru, so the idealistic view of Nehru is what? That is the peaceful cooperation. Peaceful cooperation, okay, coexistence, या non-aggression, okay, non-aggression, peaceful cooperation, and we can say it's a like mutual agreement. So these are the idealistic view, or peaceful cooperation, non-aggression, non-violence. So these are actual the principle of idealistic view. So what Nehru ji had given in the society, he spread this idealistic view even in the Constitution of India by the view of objective resolution. And these are the words: the peaceful cooperation, equality, fraternity, non-violence, sovereignty. And what the Nehru ji had made the very good thing, that is the sovereignty. He used implement the sovereignty effectively. Okay. And if we are talking about the realism, what is the meaning of realism? Realism means something opportunistic, means if these two are the countries, so if these countries make their good military strength, good build up strength to fight with other country, good nuclear power, and good strategy. So realism is that. Realism is directly talk about your muscles or military power. Okay, so if we are talking about Nehru ji, the way of Nehru ji, because Nehru ji had already seen the two world war during his time. The World War first 1914 and second was in 1939, which was started and ended on 1945. The Nehru ji had seen the two world war, but at last what he had seen, after these two world war, he said there is nothing lie in these wars. At last, what is the existence? The peace is existence, and that is why there was the establishment of United Nations by the world. So UN is the ultimate peaceful cooperation in the world. So ultimately, if we are talking about the idealistic view of Nehru ji, he wanted to spread the peaceful cooperation, non-violence in the society, and the welfaristic society. That is why his view was so called as a socialistic view. Socialistic view. His view was socialistic view. Okay. And now the next thing is, for what he had done for the idealism. अब idealism की बात करें तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, और जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, फॉरेन अफेयर पे भी मैं बताऊंगी उनका क्या पॉलिसी रहा है. बट फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियलिज्म. आइडियलिज्म के लिए पंचशील पॉलिसी बनी. ठीक है, अब 1954 में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसे फॉरेन अफेयर में किस तरीके से इंडिया और चाइना को एग्रेशन हुआ, किस तरीके से वॉर हुआ, क्या इंडिया का प्रोस्पेक्ट था. डेट ऑल एवरीथिंग आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay, but here in the idealism I am talking about the Panchashil. What is the Panchashil? Panchashil policy is based on the 5 principle. This question came in IS 2015. Okay, it is a question of prelims 15 paper. Panchashil is based on the 5 principle. पंचशील हमारे नेहरू जी ने स्टार्ट किया चाइना के साथ. क्यों? क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा, म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा. एंड नेहरू जी वॉज लाइक कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप एक्सटेंडेड और अच्छे होने चाहिए. भाई कोई भी देश है, कोई भी व्यक्ति है, आप किसी को भी इग्नोर करो, आप अपने दुश्मन को इग्नोर कर दो, बट यू कैन नॉट इग्नोर योर नेबर. सो नेबर इज अल्टीमेटली इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री. सो अब यहाँ पर क्या भाई, सिंपल सी बात है, पंचशील योजना जब बनी तो नेहरू जी और चाइना,
ठीक है, यहाँ से इंडिया, बिकॉज नेहरू जी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस। तो नेहरू और चाइना ने सिग्नेचर किया पंचशील पे, एंड पंचशील 1954 में साइन हुई गाइस। इसीलिए बोला जाता है हिंदी चीनी भाई भाई। एंड पंचशील इज बेस्ड ऑन द 5 प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज the two countries, they will do the mutual respect, they will do the non interference of territorial of each other, they will respect the sovereignty and integrity of each other territory. Okay, so I am talking about the 5 principles. The first principle is both the countries will do respect of integrity and sovereignty of territory, each other territory. Okay, second is what? Non aggression. Whatever the thing, do the soft diplomacy. Okay, use the geostrategically diplomacy, because war is not the solution for this world. So strategy, diplomacy, that thing is important. Okay, non aggression. And the third one is do the mutual respect. Mutual respect is very important for any agreement. If you have no mutual respect, then there is no agreement. And fourth one is non interference in the internal matter of each other countries. The both countries should not do intervene with each other, because both the country must have to know about the sovereignty of each other. They have to protect the sovereignty of each other. Interference is somewhere the lacking of sovereignty. Okay, so if there is an interference, ultimately there is a violation of the first principle, to protect the sovereignty and integrity of both the nations. Okay, so fourth one is what? The fourth one, it talks about to non-interference with each other. And the fifth one is peaceful coexistence. The both countries should live with the peaceful coexistence manner. This is the Panchasheel, and that is why there was a slogan racist during the time, हिंदी चीनी भाई भाई. अब इंडिया और चाइना का भी मैं आपको अच्छे से डिटेल बताऊंगी. That I will tell you in the geopolitical or foreign affairs. Okay. बट अभी जो मैं आइडलिज्म की बात कर रही हूँ, तो आइडलिज्म में नेहरू जी ने पंचशील का प्रिंसिपल दिया. नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड्स दिए. ठीक है, नेहरू जी का व्यू था नॉन एग्रेशन से ही हो सकता है. देयर शुड बी अ कंसेंसस बिल्डिंग, बिकॉज एग्रेशन इज नॉट द वे. कंसेंसस बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्रीज, एंड वर्ल्ड वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन. सो दैट इज वाई he was lacking in the realism, and that is why during the time of Nehru there was a less expenditure in the defense sector, and the more expenditure was in the sector of economic view, that is the agriculture or industrialization. Okay, so these are the things. So this is what idealism, this is what realism. Okay, this is the part first, Nehru's idealism and realism perspective. In the next video I will tell you the economic view of Nehru, then I will tell you the socialistic view of Nehru, then I will tell you the foreign affair policy of Nehru. Okay, so Nehru तो भाई कोई भी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है, दिस ऑल आर द बेसिस. और उसके बाद जो मेंस में क्वेश्चन आता है, वो मेंस में क्वेश्चन आता है, ये तो प्रीलिम्स के पेपर में आ चुका है. इवन फॉरेन पॉलिसी में आई विल टेल यू द नैम 1961 नॉन अलाइन मूवमेंट. हालांकि नैम भी फेल हुआ. द नैम जो बनाया गया वो जो ग्लोबल पावर ब्लॉक्स थे, ग्लोबल पावर ब्लॉक्स में मतलब शामिल ना होकर अपना अलग से डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप बनाना, जिससे कि उनकी हेजेमनी ना हो. दीज कंट्रीज
are like the hegemony or the world politics, and they have the domination in the world. So the developing country and who get rid the slavery, or those country who got the independence, they make their own group by Nehru ji, and Nehru ji was the founder member in 1961. So that Nehru ji achieved the South-South cooperation by the perspective of NAM. Okay, is it clear? And now the next thing is in the realism में आपको बता ही चुकी हूँ कि डिफेंस मिलिट्री में खर्चा कम किया था, ठीक है, और जो पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन था उस पे पूरा इन्होंने फोकस किया. तो गाइस, आइडियलिज्म और रियलिज्म का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने देखा है पंचशील के बारे में, नैम के बारे में, और जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं इकोनॉमिक व्यू बताऊंगी, सोशलिस्टिक और फॉरेन अफेयर व्यू बताऊंगी, ठीक है. तो ये जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ वो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चा लॉन्ग टाइम तक किसी को इतना नहीं सुन सकता है. सो इट इज़ बेटर टू मेक द शॉर्ट क्रिस्पी थिंग्स so the student get the idea and just put the into the brain. Okay, thank you.